देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज ले स्क्रीन शेयर। यस मैम। ठीक है स्टार्ट करो। अच्छा देखो लास्ट दिन हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट हम लोग का ये था कि अगर हम लोग एक यूनिट भी ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट आएगा वही हम लोग को पता करना होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। इसका रीजन ये होता है क्योंकि अगर हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो नॉर्मली फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं बढ़ता है। अगर मान लो हम इस घर पे पढ़ा रहे, इसका रेंट है, अगर मेरा इतना ज्यादा स्टूडेंट हो जाए कि हम इस घर पे नहीं ऑक्युपाई करवा सकते हैं तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा, तब मेरा रेंट अगर बढ़ जाएगा। अगर क्योंकि हम ये प्लेस तभी छोड़ेंगे अगर मुझे ज्यादा जगह चाहिए होगा, तो अगर मुझे ज्यादा जगह चाहिए तो मेरा रेंट बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि फिक्स्ड कॉस्ट कभी नहीं बढ़ता है, लेकिन वो एक अलग सर्कमस्टेंसेस होता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का कैसे बढ़ सकता है? जैसे अगर ज्यादा स्टूडेंट होंगे, मान लो मुझे उधर भी एक पंखा लगाना पड़ा या ज्यादा लाइट लगाना पड़ा, ठीक है, तो उससे मेरा क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ सकता है। या फिर अगर हम स्टडी मैट देते हैं तो वो खर्चा बढ़ सकता है, ज्यादा बिजली का कंजम्पशन हो सकता है, पानी का कंजम्पशन हो सकता है। तो ये सब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है जो कि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रोडक्शन में वही पढ़ रहे थे कि अगर हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट का क्या इंपैक्ट आता है प्रोडक्शन में वो हमें समझना है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इसमें यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें बात नहीं किया जाता है। मार्जिनल का मतलब ही होता है वेरिएबल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या मेथड होता है इसे चेक करने का। जैसे पहले जैसे अलग अलग तुम लोग अगर सभी ने पढ़ा होगा 12 में एक चैप्टर होता है या कॉलेज में भी होता है रेशियो एनालिसिस बोल के, ठीक है, जिसमें हम लोग कंपनी का स्ट्रेंथ पता करते हैं क्या देख के, रेशियो एनालिसिस करके कि करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी क्या होता है, करंट रेशियो। इससे हम लोग पता करते हैं कि कंपनी का एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है। लायबिलिटी हमेशा कम होना चाहिए, एसेट ज्यादा, और उसको स्टैंडर्ड माना जाता है 2:1, ठीक है, इस तरीके से ना। मतलब जैसे ह्यूमन बींग के बॉडी में भी तो होता है ना कि इतना ही ये चीज रहना चाहिए, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन का मात्रा या जो भी हो वो ज्यादा कम होने से हमें दिक्कत है, वैसे ही कंपनी के केस में भी होता है। और हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में भी क्या करेंगे, अलग अलग ये सब मेथड्स है। जैसे कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, कम है ज्यादा है, हमें किस चीज का जरूरत है। अब देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जैसे हमें बताता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा हम लोगों के लिए उतना क्या है, अच्छा है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन से अगर फिक्स्ड कॉस्ट पे कर देते हैं उसके बाद अगर हमारे पास कुछ बचता है तो ही ना प्रॉफिट होगा। तो ऐसे अलग अलग मेथड से जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे लिए कंडीशन कितना अच्छा है कितना खराब है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखो लास्ट दिन पीबी रेशियो तक पढ़ा था, पीबी रेशियो, और उसके साथ मैंने एक सीबी रेशियो भी पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो आज हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे, लिखो, ठीक है, पीवी रेशियो और सीवी रेशियो पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। ये तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कभी ना कभी, मतलब एटलीस्ट ये टर्म तो सुना ही होगा, अगर कुछ भी याद नहीं है तो टर्म जरूर सुना होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस यहाँ पर बोलेंगे, और इसका और एक नाम भी है कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं, और एक नाम है सीवीपी एनालिसिस। ये देखो कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस या फिर सीवीपी एक ही नाम है, ठीक है, इसको स्लैश लिखो या और लिखो, क्योंकि ये सीवीपी का मतलब ही ना, ये देखो सीवीपी, ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ठीक है। मतलब एक्चुअली ये ब्रेक इवन एनालिसिस भी जो है इसे सिर्फ कॉस्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं, और सी और भी का मतलब भी वही होता है, कॉस्ट और वॉल्यूम, और उसके साथ पी का मतलब हो गया हम लोगों का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तीनों नाम एक ही चीज को मतलब डिनोट करेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें क्या पता करना पड़ता है, रिलेशन। जैसे पीबी रेशियो में हम लोगों ने किन चीजों के बीच में रिलेशन निकाला था, पीबी रेशियो में हम लोगों ने प्रॉफिट वॉल्यूम और उसके साथ क्या, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट और वॉल्यूम या फिर कंट्रीब्यूशन और वॉल्यूम, ठीक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हमें किन चीजों के बीच में रिलेशन पता करना होगा, तो लिखो रिलेशनशिप हमें पता करना पड़ेगा तीन चीजों के बीच में, नाम से ही पता चलेगा। देखो कॉस्ट का और सेल्स का, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस है ना, तो यहाँ पर लिखो सेल्स वॉल्यूम, और एक हो जाएगा प्रॉफिट, और एक हो जाएगा हम लोग का कॉस्ट। और यहाँ पर हम लोग कॉस्ट को कैसे देखते हैं, बाय नेचर देखते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में बाय फंक्शन नहीं देखते हैं, बाय नेचर, यानी वेरिएबल कॉस्ट, और एक हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। बाकी इंपैक्ट हमें वेरिएबल कॉस्ट का ही देखना होता है,
लेकिन हम लोग बाय नेचर दो तरीके के कॉस्ट का यहाँ पर यूज करते हैं चीजों को समझने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर ब्रेक इवन एनालिसिस में तीन चीजों में रिलेशनशिप देखेंगे। एक हो जाएगा सेल्स वॉल्यूम, एक प्रॉफिट मतलब वॉल्यूम यानी क्वांटिटी, प्रॉफिट और कॉस्ट के बीच में, ठीक है। अच्छा अब देखो ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब है ऐसा पॉइंट ऑफ सेल जहां पर हम लोगों का सेल करके ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना तो कोई लॉस हो रहा है, क्योंकि हर एक बिजनेस पहले अपना फिक्स्ड कॉस्ट तो रिकवर नहीं कर पाएगा, तो पहले वो कैसे चलेगा, लॉस में ही चलेगा, ठीक है। अब लॉस करते करते लॉस को उसे क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे कम करना पड़ेगा कि मेरा लॉस अगर पहले 10,000 था अब 8,000, ऐसे करके कम होते होते जीरो में पहुंच जाएंगे। फिर जीरो में पहुंचने का एक अच्छा मतलब ये क्या है, एक अच्छा चीज है कि हम लोग नेगेटिव से जीरो में पहुंच गए। अब हम लोग कहाँ जा सकते हैं, पॉजिटिव में जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही तो यहाँ पर देखो लिखो ऑल डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, all different level of activity we want to know at all level लिखो, इसके आगे एक at लिखो। अच्छा सिर्फ at लिखना है, सॉरी। at different level of activity we want to know the impact of cost, volume and profit, ठीक है। हमें अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे पता करना है कि कॉस्ट में क्या चेंजेस, मतलब कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आ रहा है। जैसे कि लास्ट दिन मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर 10,000 से 10,001 यूनिट भी बना लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग का कॉस्ट में क्या चेंजेस हुआ, वॉल्यूम तो पता ही चल रहा है, 10,000 बना रहे थे अभी 10,001 यूनिट बना रहे, तो क्या उसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है, अगर होगा तो ही हम लोग को वो प्रपोजल लेना चाहिए, अदरवाइज प्रपोजल नहीं लेना चाहिए। ये चैप्टर हमें पूरा डिसीजन बताता है, ठीक है, कि हमें कोई भी मार्केट में प्रपोजल आए, हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली बेनिफिट होगा तो ही कोई एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब है हर एक लेवल ऑफ एक्टिविटी में जैसा हम लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा भी अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हमारा कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा वो हमें बताएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक इवन और पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट भी लिख रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस, इसमें अलग अलग चीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि कितना, कौन से पॉइंट पे आके मेरा ब्रेक इवन हो रहा है। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो कौन से, जैसे ग्राफ में प्लॉट होता है ना कि कौन से पॉइंट में आके मेरा ब्रेक इवन हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक्चुअली ये हमें बताता है कि कितना यूनिट हम अगर हम लोग सेल करें, ठीक है, कितना यूनिट सेल करने से मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, मतलब मेरा कितना स्टूडेंट आ जाने से मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। वैसे ही कितने यूनिट हम लोग अगर सेल कर दे तो हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो। गुड आफ्टरनून प्रिया। गुड आफ्टरनून प्रिया। गुड आफ्टरनून। देखो तो ब्रेक इवन पॉइंट में इवन का मतलब क्या होता है, देखो इवन का मतलब होता है कि पॉइंट at which there is no profit no loss, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। और पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या है, वो लेवल ऑफ एक्टिविटी बताएगा, ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब, इवन का मतलब जहां पर एक ही जैसा होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, और पॉइंट का मतलब कौन से लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हो रहा है, मतलब कितने क्वांटिटी पे सेल करने से हम लोगों का ब्रेक इवन सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर ब्रेक इवन सिचुएशन आएगा तो हम लोग का क्या क्या पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। पहला पॉइंट हम लोग का होना चाहिए सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है, सेल इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। अच्छा क्यों ऐसा होता है, देखो लास्ट दिन जब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन पढ़े थे तो वहां पर देखा था, देखो हम फिर से बताते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट, ये हमें पता है। अच्छा और टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमेशा वेरिएबल कॉस्ट और हम लोग कौन सी कॉस्ट का, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट। अच्छा अब अगर हम लोग इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा,
प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला, सेल्स इक्वल टू अगर टोटल कॉस्ट होगा तो ही मेरा ब्रेक इवन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब प्रॉफिट कितना होगा, जीरो, ठीक है। तो अब देखो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू जीरो अगर लिखते हैं, अब ये देखो सेल्स, अब ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को फिर से ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, ठीक है। अगर इसको नहीं भी ओपन करते चलता, टोटल कॉस्ट जीरो, तो सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में अगर इसको हम लोग डिनोट करते हैं तो ये सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट नहीं बन जा रहा है एट लास्ट, ठीक है। अगर तुम लोग इस ब्रैकेट में ये नहीं भी लिखते हो, डायरेक्टली से टोटल कॉस्ट ही लिख देते हो एक बार के लिए, तो बात तो हमारा वही हो गया ना, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको समझाने के लिए। देखो अगर तुम लोग चाहो तो ऐसा ऐसा लिख लियो तो भी कोई बात नहीं है, अदरवाइज हम बोल रहे हैं अगर हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं लाइक टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, और अभी अभी तुम लोगों ने क्या बोला कि प्रॉफिट हम लोग का क्या होता है, ब्रेक इवन में जीरो होता है, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट। तो अगर मेरा प्रॉफिट ब्रेक इवन में जीरो होगा तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू जीरो नहीं हो गया, तो सेल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये लिख लो, वो पूरा माइनस करने का जरूरत नहीं है, और अगर कर भी लेते हो तो भी एक ही बात है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा ना। सेल्स इक्वल टू कितना हो गया, टोटल कॉस्ट। मतलब अगर मेरा सेल्स और टोटल कॉस्ट इक्वल है तो हम लोग अभी कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे, ठीक है। ऐसा और भी कुछ पॉइंट्स है, हम लोग देखते हैं। देखो और क्या होता है, सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और एक लिखो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल होता है तो भी ब्रेक इवन होता है, वो भी दिखाते हैं। देखो कंट्रीब्यूशन इक्वल अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है तो इसका मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल है तो ये हम लोगों का ब्रेक इवन है। कैसे, तुम लोग खुद से चेक कर सकते हो। देखो हमें पता है कि वही मार्जिनल कॉस्टिंग का जो इक्वेशन है उसी से हम लोग सारा चीज चेक कर सकते हैं। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा अगर मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए तो मुझे ये टोटल कॉस्ट को ब्रेक कर लेना चाहिए, नहीं तो कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट। अच्छा अब ब्रेक इवन में प्रॉफिट हम लोग का क्या होगा, जीरो, ऑलवेज जीरो होगा। तो अब लिखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या लिखोगे, जीरो, ठीक है। प्रॉफिट के जगह जगह जीरो पुट कर दो। अच्छा अब कौन सा चीज का मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, बोलो। लास्ट दिन हम लोगों ने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम लोग अपना वेरिएबल कॉस्ट पे कर पा रहे हैं सिर्फ, गुड आफ्टरनून सोमन, गुड आफ्टरनून सोमन, ठीक है सर। तो देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हम लोग इसको कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं क्योंकि कंट्रीब्यूशन का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे करने के लिए केपेबल है, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट कंट्रीब्यूशन है और उसके अगेंस्ट में कितना अमाउंट फिक्स्ड कॉस्ट है। अब हम लोग अगर ब्रेक इवन का बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं है मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग का कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से तो ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, अगर फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट तो जरूर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, जीरो। अब इससे हम लोग क्या यहाँ पर कंक्लूजन ला सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ये वाला भी प्रूव हुआ, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट क्यों होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अच्छा और एक सिचुएशन होता है थर्ड पॉइंट कि प्रॉफिट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वो तो हमें पता ही है, वो हमारा बेस ही है ना। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। उसी के बेसिस पे तो बाकी 3 पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रॉफिट अगर मेरा जीरो होगा, ठीक है, तो ही हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट का कंडीशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब प्रॉफिट तो जीरो होना ही चाहिए तभी जाके बाकी सारे कंडीशन अप्लाई होंगे। प्रॉफिट जीरो इसीलिए हो रहा है जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो जितना सेल्स है उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट होगा। तो ये 3 पॉइंट हमें थियोरेटिकली भी पूछ सकता है कि कब हम लोगों का जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो है एग्जिस्ट कर सकता है। प्रूफ नहीं भी पूछेगा, प्रूफ तो देखो समझ के तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, ये इतना कुछ टफ प्रूफ है नहीं, प्रूफ नहीं देता है, लेकिन हाँ हमें ऐसा पूछ सकता है ना कि कौन सी सिचुएशन में ऐसा अराइज कर सकता है। बाकी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां भी काम आएगा ये सब रिलेशन, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट लिखेंगे
कि इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। जैसे हम लोगों ने पीवी रेशियो का अलग अलग फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें भी अलग अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला लिखो ब्रेक इवन पॉइंट का, ब्रेक इवन पॉइंट ब्रैकेट में लिख देंगे इन यूनिट, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग लैंग्वेज पॉइंट यूज कर रहे हैं उसका मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है। पॉइंट का मतलब कितना, क्वांटिटी, यूनिट, ठीक है। ये क्या बताएगा, कितना यूनिट सेल करने से हम लोगों का प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर लिखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, ये देखो, ये हम समझा देते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग का ऐसा क्यों होगा। देखो, अब मान लो कि हम लोग का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 20,000, ठीक है, और हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है सपोज की ₹20 पर यूनिट, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से हम लोग का आंसर किस में आएगा ये बताओ, मतलब आंसर तो तुम लोग बता दोगे, डिवाइड करने से कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है, ठीक है, 1,000 आ रहा है ना। ये देखो, 0 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट, 1,000 क्या है, रुपीज है, यूनिट है, क्या है, नहीं रुपीज नहीं होगा, रुपीज रुपीज तो कैंसिल आउट, डिवाइड होने से तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, बच क्या रहा है, यूनिट। तो ये क्या आ गया, यूनिट आ गया। मतलब क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग का कंट्रीब्यूशन सपोज की 20 पर यूनिट है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एक यूनिट सेल करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 20 रुपीज। तो अगर 1000 यूनिट सेल करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 20,000। अगर हम लोग 1000 यूनिट सेल करेंगे तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, इक्वल, क्योंकि अभी अभी तो मैंने यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को कितने से डिनोट किया, 20,000, और कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट होने का मतलब ही क्या है कि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पे है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला इसीलिए ये लिया गया है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही क्या होता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन इतना हो कि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर सके। तो 20,000 को रिकवर करने के लिए एक यूनिट पे 20 रुपए हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो इसका मतलब हमें कितना यूनिट कम से कम सेल करना पड़ेगा, 1000 यूनिट। तो यही यूनिट तो मेरा ब्रेक इवन का यूनिट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बोलो, समझ में आया ये वाला बात कि क्यों इसे फॉर्मूला, देखो ऐसे रटना तो आसान नहीं होगा, 4-5 फॉर्मूला है। तो अगर तुम लोग मेन कंसेप्ट समझ जाते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या है, तो ये फॉर्मूला क्यों हुआ खुद ब खुद समझ जाओगे। बाकी तो देखो क्वेश्चन के साथ लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते दिमाग में चला जाएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, नहीं तो ऐसे रट नहीं सकते हो। याद तो करना पड़ेगा लेकिन समझ के याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आंसर हमारा रुपीज का आ रहा है कि यूनिट, जब डिवाइड होता है। अब इधर सामने लिखा, जैसे देखो ऐसे लिखा हुआ है 20 kg लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 10 kg, तो इसमें कोई यूनिट बचता ही नहीं है, ये हम लोग का क्या बन गया, रेशियो, ठीक है। और रेशियो में कोई यूनिट होता नहीं है, अगर यूनिट सारा कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर रुपीज पर यूनिट है बोल के ही हमारे पास एक यूनिट बचा, यूनिट इन द सेंस अगर ये किलो भी होता तो आंसर किलो में आता, रुपीज में नहीं आएगा, बिकॉज रुपीज रुपीज कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद नेक्स्ट लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू, ऐसे लिखो ब्रेक इवन पॉइंट ब्रैकेट में लिखो इन वैल्यू, ठीक है। वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, रुपीस, रुपीस, ठीक है। वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, रुपीस। इसका और एक नाम भी है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट अगर वैल्यू में निकालने बोला है क्वेश्चन, तो इसका मतलब हमें रुपीस में आंसर निकालने बोला है, और इसीलिए इसका और एक नाम है ब्रेक इवन सेल्स। क्योंकि जब हम लोग सेल्स का बात करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसे रुपीस में भी बोल सकते हो, क्वांटिटी में भी बोल सकते हो, लेकिन जब हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट स्पेसिफिकली बनाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ यूनिट, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट अगर ब्रैकेट में इन वैल्यू है, यानी मुझे कौन सा आंसर मांग रहा है, रुपीस का। मतलब अभी मुझे पूछ रहा था कितना यूनिट बेचे ताकि मेरा ब्रेक इवन हो, ठीक है। अब मुझे पूछ रहा है कि कितने रुपए का सेल करे ताकि मेरा ब्रेक इवन हो। तो मुझे अभी क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन सेल्स या फिर ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। मतलब एक हो गया कि मेरे पास कितने स्टूडेंट आए ताकि मेरा ब्रेक इवन हो जाए, एक हो जाए कि मुझे कितना सेल करना है, ठीक है, ताकि मेरा ब्रेक इवन हो, तो एक रुपीस में। अच्छा, अब मुझे बोलो तो मुझे कितना सेल करना पड़ेगा, 1000 यूनिट बेचना पड़ेगा इनटू सेल वैल्यू। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ब्रैकेट में यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। अगर किसी चीज
चीज का हमें सेल्स वैल्यू पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे 1000 यूनिट बेचना है 20 रुपए करके, तो ही तब मेरा सेल कितना होगा, 20,000। सेम तरीके से अगर मुझे ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, निकालना तो सेल ही है, तो सेल कैसे निकालेंगे, यूनिट क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस। तो मुझे अगर ब्रेक इवन का सेल्स वैल्यू निकालना है तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ब्रेक इवन में कितना मुझे सेल करना है। तो अगर मुझे 1000 यूनिट सेल करना है इनटू सेलिंग प्राइस, जो भी क्वेश्चन में रहेगा, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स का। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स का आंसर मिल जाएगा। और इसका और एक फॉर्मूला भी होता है इसी का, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इस चीज को भी समझाते हैं कैसे होता है ये वाला, ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होता है। देखो आई होप ये दोनों समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे होता है। अच्छा, अब ब्रेक इवन सेल्स में मैंने लिखा, देखो फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। देखो अब ब्रेक इवन का मतलब तो पता है, हमें फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करना है। अब ये पीवी रेशियो क्यों आएगा, देखो अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को ऐसे अगर लिखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, ये पूरा अगर निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर मुझे सेल्स निकालना है तो ये अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, इनटू मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब पीवी रेशियो का मतलब क्या था, मुझे एक बार कॉपी देख के बता दो अगर याद नहीं है तो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। एक बार हम 100 को इग्नोर कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रख रहे हैं। 100 रखोगे तो परसेंटेज में आएगा, नहीं करोगे तो नहीं परसेंटेज में आएगा, रेशियो में आएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू, ये क्या है, सेल बाय कंट्रीब्यूशन, ये इसके नीचे लेके आ सकते हैं, ये तो लिखने का तरीका है ना। मैंने यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट लिखा, नीचे कंट्रीब्यूशन लिखा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेल बाय कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस को मैंने सेल एस से डिनोट किया, कंट्रीब्यूशन को मैंने इसके नीचे लाया, बात तो एक ही है। हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते 2/3 इंटू अगर 5 है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 5/3, लिख सकते हैं ना, वही चीज मैंने यहाँ पर किया है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखे, इनटू 1 बाय कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ये लिख सकते हैं। सेल बाय कंट्रीब्यूशन को अगर मुझे रिवर्स करना है, जैसे देखो 2/5 को अगर मुझे ऐसे लिख देते हैं तो भी वो 2/5 ही तो रहता है, 1 डिवाइडेड बाय 5/2। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू 1 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। और कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स का मतलब क्या आ जाता है, पीवी रेशियो। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या हो गया, पीवी रेशियो, क्योंकि इसका मतलब पीवी रेशियो है, इसीलिए ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। क्यों फॉर्मूला बना है, अगर समझ में आ जाता है तो याद रखने में आसानी होगा। तो ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो, जो कि मैंने यहाँ पर तुम लोग को फॉर्मूला दिखाया कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें ब्रेक इवन सेल्स को इस तरीके से निकालना है, सेम सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें मिल जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। समझ में आया, ठीक है। ये सब प्रूफ नहीं देगा, ये मत सोचो कि हम लोग को वहां पर कुछ ऐसा प्रूफ लिखने देगा, ऐसा कुछ भी नहीं देगा। लेकिन इतना सारा फॉर्मूला है एक ही चीज का, और कहां पर कौन सा यूज करना है, पहला बात तो वो क्वेश्चन के डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा, पूछ क्या रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग को पूछा ब्रेक इवन सेल्स बताओ, लेकिन तुम लोगों को ये बीपी इन यूनिट निकालने का कोई डेटा नहीं दिया है, तब तो तुम लोग को इसी फॉर्मूले में शिफ्ट होना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तब तो तुम लोग ये वाला नहीं निकाल सकते, ठीक है। अभी क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आएगा कि कहाँ हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग परसेंटेज में देखेंगे, बीपी का परसेंटेज वाला फॉर्मूला देखेंगे। लिखो नेक्स्ट, बीपी ब्रैकेट में इन परसेंटेज अगर हमें निकालने होंगे तो बीपी कैसे निकालेंगे परसेंटेज में। देखो ये जो फॉर्मूला है, ये वाला देखो, इसमें अगर इंटू 100 लगाते, किसी भी चीज में इंटू 100 लगाने से परसेंटेज होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये क्या है, क्या ये कभी भी रेशियो मतलब परसेंटेज निकाल पाएंगे, नहीं। परसेंटेज में हमें क्या होता है, आउट ऑफ समथिंग होता है ना, ऊपर का वैल्यू कम होना चाहिए, नीचे का मेरा क्या होगा। अब ये 1 यूनिट का है, ये टोटल का है, तो कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, टोटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू 100, ठीक है। अगर हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू 100 करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज कितना है, ठीक है।
और एक फॉर्मूला होता है, लिखो बीपी इन परसेंटेज में बीपी इन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। मतलब हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि टोटल सेल में कितना सेल मेरा बीपी का सेल है, तो उससे मुझे परसेंटेज ऑफ बीपी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम लोगों का 4 सब्जेक्ट है, 400, ठीक है सपोज, ठीक है। अब उसमें अगर किसी को मिलता है 200 तो कितना परसेंट मिला, 50%। तो आउट ऑफ 400 निकाल रहे हो, वैसे आउट ऑफ टोटल सेल मेरा कितना बीपी सेल है, अगर मुझे वो पता होता है तो हम उससे परसेंटेज निकाल सकते हैं। টোটাল সেলস থেকে যদি টোটাল ফিক্সড কস্ট বাদ দাও, সেলস থেকে যদি ফিক্সড কস্ট বাদ দাও তাহলে তোমার প্রফিট, আর এদিকে হচ্ছে কন্ট্রিবিউট, টোটাল সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট আর ফিক্সড কস্ট দুটো হয় ইকুয়াল টু প্রফিট হয়। টোটাল সেলস থেকে যদি ফিক্সড কস্ট বাদ দাও তাহলে প্রফিট প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট করে থাকো। কিন্তু এটার কোনো ইকুয়েশন হবে না, মানে এটা দুটো মিলে নিজেরা এমনিতে কিছু, তাহলে আমি এটুকুই বলতে পারি কি সেলস থেকে ফিক্সড কস্ট পে করার পর আমার কাছে যেটা পড়ে থাকছে, তা আমার তো নরমালি দেখো সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্টই আগে আমাকে রিকভার করতে হবে, আগে তো আমি ফিক্সড কস্টটা রিকভার করবো না। কিন্তু আমরা এটা করতে পারি রিকোয়ারমেন্টে, বাট এটার কোনো স্পেসিফিক্যালি নাম নেই, মানে এটার কোনো ইকুয়েশন আমার ওভাবে হবে না, বিকজ এটা ডাইরেক্টলি লিঙ্ক করছে না একটার সাথে আরেকটা। अच्छा, अब लिखो नेक्स्ट बीपी इन परसेंटेज, और एक फॉर्मूला है, लिखो बीपी इन परसेंटेज। एक हम लोग का हो जाएगा बीपी, देखो इसी का जस्ट हम लोग ऑपोजिट लिख सकते हैं। अगर हम लोग बीपी इन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल सेल लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बीपी इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, बोलो टोटल सेल्स इन क्या लिखेंगे, यहाँ क्वांटिटी है तो रेशियो मतलब परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ भी क्या देना पड़ेगा, क्वांटिटी ही देना पड़ेगा, कुछ और तो दे नहीं सकते। कुछ और देंगे तो कैसे निकलेगा, जैसे अगर तुम लोग को पता करना है कि तुम लोगों को मान लो कॉस्ट में कितना मिला, ठीक है, तो क्या तुम लोग उसमें अकाउंट्स का मार्क्स ऐड कर सकते हो, नहीं, कॉस्ट का परसेंटेज निकालोगे तो कॉस्ट ही करोगे ना। तो वैसे ही यहाँ अगर क्वांटिटी ले रहे हैं मतलब यूनिट, तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, यूनिट। यहाँ वैल्यू लोगे तो यहाँ भी वैल्यू। ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, ये और ये फॉर्मूला बिल्कुल अलग नहीं है, बस ये रुपीस पे काउंट हो रहा है और ये क्वांटिटी पे काउंट हो रहा है, बाकी दोनों फॉर्मूला सेम है, इसमें हमें ज्यादा कुछ याद ही नहीं करना है। इनटू हो जाएगा हम लोगों का 100, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग ये बीपी का तो हुआ। अच्छा, बीपी का और भी फॉर्मूला दो है कैश के बेसिस पे, तो पहले उसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक हो जाता है कैश फिक्स्ड कॉस्ट और एक हो जाता है नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट। कैश फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। देखो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है, जो हमारे यूनिट चेंज पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो रेंट का खर्चा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले इसके नीचे लिख लो एक्चुअल कैश आउटफ्लो, ठीक है, जिसमें सच में हमारे पॉकेट से पैसा जाता है, ठीक है, वो होता है कैश फिक्स्ड कॉस्ट। देखो कैश आउटफ्लो हुआ तो कैश, नहीं हुआ तो नॉन कैश, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रेंट हो जाएगा, ठीक है, सैलरी हो जाएगा। और नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब नो एक्चुअल कैश आउटफ्लो, ठीक है, सच में अगर हम लोग का कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग नॉन कैश एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ये एक्सपेंस मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डिप्रिशिएशन, ठीक है। अगर तुम लोग सोचोगे कि सिर्फ एसएलएम मेथड में ही मेरा फिक्स्ड होता है, डब्ल्यूटीवी में तो मेरा डिप्रिशिएशन का वैल्यू चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर उस चेंज का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है क्या मेरा क्वांटिटी प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने से डिप्रिशिएशन कम ज्यादा हो रहा है, नहीं, वो तो मेथड अगर अलग हुआ तो अलग होगा। जैसे देखो अगर तुम लोग एसएलएम मेथड यूज करते हो तो हमेशा उसमें फिक्स्ड अमाउंट का ही डेप्रिसिएशन लगता जाता है, डब्ल्यूटीवी यूज करते हो तो हर बार वो डिक्रीज होते जाता है, लेकिन वो तो मेथड की वजह से होता है, क्या वो क्वांटिटी की वजह से हो रहा है। यहाँ हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट का डेफिनेशन कॉस्ट में क्या होता है कि अगर हमारे क्वांटिटी प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने के लिए
कॉस्ट कम ज्यादा होता है तब वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होकर वेरिएबल होता है। लेकिन डेप्रिसिएशन मेथड के वजह से कुछ भी हो, डेप्रिसिएशन तो हमारे यूनिट के वजह से कुछ ऐसा नहीं होता है। अगर 5 जन क्लास में बैठे तो भी जितना बेंच का डेप्रिसिएशन होगा, अगर सारे लोग बैठ जाते हैं जितने स्टूडेंट है तो भी उतना ही डेप्रिसिएशन होगा। इसके साथ तो डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम 5 दिन क्लास बंद भी रखते हैं तो भी मेरा डेप्रिसिएशन होगा ही होगा, एसेट का भी होगा, लैपटॉप का भी होगा, सारी चीजों का डेप्रिसिएशन होगा, वो तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या क्या हम लोग किसी को पे करते हैं, जैसे सैलरी पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन को क्या किसी को हम लोग ले जाके पे करते कि भाई ये ले लो डेप्रिसिएशन का पैसा, नहीं। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नो एक्चुअल कैश आउटफ्लो। लेकिन ये हमें ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि फिक्स्ड एसेट का जो डिटोरिएशन हो रहा है उसको दिखाने के लिए तो डेप्रिसिएशन यूज होता है। और वैसे भी ये बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर डेप्रिसिएशन दिखाओगे, नहीं दिखाओगे तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो रूल्स है भाई, एसेट यूज कर रहे हो तो इसका भी तो एक लाइफ है, तो इसका भी डेप्रिशिएट होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि ये लाइफ टाइम रहेगा हमारे से। तो ये हम लोग का हो गया नॉन कैश फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर डिपेंड करके बीपी का 2 फॉर्मूला होता है, लिखो। बीपी का कंसेप्ट वही है, फॉर्मूला 2 होगा। एक हो जाएगा कैश बीपी इन यूनिट, यानी कि क्वांटिटी का बात हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही कैश फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट में सिर्फ कैश वाला पार्ट लेना है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट में क्वेश्चन में हमें कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह इंक्लूड करके दिया हुआ है तो हम लोग उसे क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहला वाला जो फॉर्मूला लिखा है वही वाला है, बस फिक्स्ड कॉस्ट जब लेंगे तो हमें कैश नेचर वाला लेना पड़ेगा। फिर कैश बीपी इन वैल्यू, अगर हमें वैल्यू में कैलकुलेट करने बोले तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला भी हो सकता है, या फिर बीपी यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसा हम लोग पहले लिखे थे वैसा ही यूज कर सकते हैं। इसके जगह ये तो लिखा मैंने, इसके जगह हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, अगर वैल्यू में निकालना है तो बीपी यूनिट निकाल लेंगे, मतलब कैश बीपी इन यूनिट, ठीक है, इनटू क्या होगा बोलो, अभी सिखाया था कि कैसे सेल्स वैल्यू निकालते हैं, क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस करके। तो ये मेरा क्वांटिटी निकल गया, कौन सा क्वांटिटी, कैश बीईपी का, तो कैश बीईपी इनटू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट करेंगे। तो वही सब फॉर्मूला ही है, बस तुम लोग को ध्यान ये रखना है कि अगर मुझे बोल दे कि कैश बीईपी निकालो, तो अगर कुछ नॉन कैश आइटम है फिक्स्ड कॉस्ट में तो वो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम ज्यादा फॉर्मूला नहीं लिख रहा है, सेम फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा। बस फिक्स्ड कॉस्ट जब लोगे तो ध्यान रखना है कि कहीं हम लोगों ने उसमें नॉन कैश तो नहीं ले लिया, अगर हमें स्पेसिफिकली कैश वाला ही लेने के लिए बोला गया है। अच्छा, और देखो यहाँ पर इसका मतलब हम लोग का जीस्ट क्या निकल गया है, समरी तो हम लोग का यही हुआ ना। देखो अगर हम लोग का नॉर्मली, अगर तुम लोग नंबर सिस्टम भी कभी पढ़े हो, ठीक है, वो भी तो पढ़े हो, नंबर सिस्टम में इधर क्या होता है, 0 होता है, और इधर क्या होता है, सारे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, और इधर क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस, और पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, क्योंकि नंबर सिस्टम के इधर 1 2 3 4 होता है, और इधर -1 -2 -3 -4 होता है, ठीक है। और ये जगह को क्या बोलेंगे, बीपी। अभी तक तो यही सीख रहे थे ना, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग कोई भी कंपनी अगर अभी तक बीपी में नहीं पहुंचा है तो वो किस कंडीशन में, लॉस में, और अगर वो बीपी पहुंच गया है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो अब उसका प्रॉफिट बना सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, बिफोर रीचिंग बीपी any company incurs losses, और after reaching BP any company start to earn profit, ठीक है। अगर वो बीपी पहुंच, मतलब नो प्रॉफिट नो, बीपी को क्रॉस कर चुकी है तो इसका मतलब कंफर्म है कि वो अब प्रॉफिट अर्न कर सकती।
अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टी प्रोडक्ट बीपी। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा जो है प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो फिर वो अपना बीपी कैसे निकालेगा? मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट है तो वो सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेगा? क्यों इसमें हमें अलग से पढ़ना पड़ता है? बोलो, कोई अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, क्या उसका फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाएगा हर एक प्रोडक्ट के लिए? नहीं ना, वो एक ही फैक्ट्री में रेंट ले रखा है, उसी फैक्ट्री का सारा एसेट्स पे डिप्रिशिएशन लग रहा है, सब हो रहा है। लेकिन अगर वो ए प्रोडक्ट बना रहा है तो भी उसका क्या हो रहा है? जो फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है, ए बी सी डी ई एफ इतने सारे प्रोडक्ट भी बनाएगा तो भी उसका फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? सेम ही होगा। जैसे तुम लोग 4 जन बैठे हो तो भी रेंट जो है, अगर एक जन बैठेगा तो भी तो रेंट वही है, तो क्वांटिटी के साथ तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मल्टी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग का बीपी कितना है? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो प्रोडक्ट वाइज चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो एज इट इज रहेगा। अभी देखो, एक क्वेश्चन लिखवाने से समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए क्यों अलग फॉर्मूला है। तो हेडिंग करो मल्टी प्रोडक्ट बीईपी। सपोज कि दो प्रोडक्ट है ए और बी, ठीक है। अब सेल्स ब्रैकेट में यूनिट लिखते हैं, मतलब क्वांटिटी में। ए हम लोग 4 यूनिट सेल करते हैं, बी हम लोग 3 यूनिट सेल करते हैं, और टोटल सेल्स इन यूनिट हो जाएगा 7। ठीक है, 4 + 3 मिला के 7 हो गया। टोटल हम लोग 7 यूनिट सेल करते हैं। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। सपोज ए प्रोडक्ट का 40 रुपीज, देखो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में रुपीज दिया है, यानी 40 हम रुपीज बता रहे हैं, यहाँ यूनिट लिखा है मतलब क्वांटिटी बता रहे, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 6,16,000, ठीक है। अब अगर हमें बीपी निकालने के लिए बोले तो देखो, लिख लो फिर हम बताते हैं। बीपी निकालने के लिए बोलने से क्या करना पड़ेगा? देखो, बीपी का तुम लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा। पहला फॉर्मूला क्या है? अच्छा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? अगर कॉम्पोजिट नहीं होता, अगर हम पूछते तुम लोगों से कि बोलो बीपी इन यूनिट कितना है, तो तुम लोग कैसे निकालते? देखो, इतना सारा फॉर्मूला लिखा है। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स कर सकते हो, अदरवाइज क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तुम लोग के पास है, ये नहीं कर सकते हो, ये सेल का यूनिट है। देखो, अगर तुम लोग बीपी निकालोगे, अगर तुम लोग बोलोगे कि हम लोग ये निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या बोल रहे हो, पीवी रेशियो, ठीक है। अब ये निकलेगा कि नहीं वो चेक करते हैं। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 6,16,000। पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन तो पता है कितना, 40 रुपीज, लेकिन ये तो सेल का क्वांटिटी है, क्वांटिटी यूनिट है, ये तो रुपीज नहीं है। अगर मुझे रुपीज नहीं पता होगा तो इसके नीचे क्या हम लिख सकते हैं? 40 रुपीज और 4 यूनिट, क्या ये ऐसा लिख पाएंगे? एटलीस्ट ये परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि इसमें तो हमें दोनों ही किस में चाहिए? रुपीज में चाहिए। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स दोनों हमें रुपीज में चाहिए। अगर अगर हमें पता होता कि एक यूनिट का, সেটাই বের করো। আমি জাস্ট বলছি, ঠিক আছে, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট হোক বা ব্রেক ইভেন সেলস হোক, দুটোই বের করা যাবে, ঠিক আছে। দুটো तो মানে আমার पॉइंट বেরিয়ে গেলেই তো আমি सेल्स বের করতে পারি। लेकिन सेल कैलकुलेट करने के लिए तो मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी तो चाहिए। अगर यहाँ निकालना ही है तो तुम लोग को पहला वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए ना, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कौन सा लगाना चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब देखो, क्या तुम लोग ऐसे लगाओगे 6,16,000 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40, और फिर से ऐसे लगाओगे 6,16,000 डिवाइडेड बाय 30? क्या ऐसे लगाओगे? मतलब क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए? इसका मतलब तो हम लोग दो बार फिक्स्ड कॉस्ट को अप्लाई कर रहे हैं। एक बार प्रोडक्ट ए के लिए भी बोल रहे हैं इतना फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रोडक्ट बी के लिए भी बोल रहे हैं इतना फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन बात तो ये नहीं है, पूरे फैक्ट्री में ये दो प्रोडक्ट बनता है जिसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट आता है 6,60,000। तो हमें ये पता करना पड़ेगा फिर ए के लिए कितना है, बी के लिए, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसी वजह से पढ़ना पड़ता है कॉम्पोजिट या फिर मल्टी प्रोडक्ट बीपी, ठीक है। अगर मोर देन वन प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो कैसे उसका बीपी कैलकुलेट करेंगे? तब तो हम लोग डायरेक्टली उस फॉर्मूले से नहीं लगा सकते। अगर वो लगाते हैं तो हम लोग 6,16,000 को कितने बार यूज कर रहे हैं? दो बार यूज कर रहे हैं, और वो तो रेलिवेंट नहीं है। हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को ए प्रोडक्ट के लिए भी बोलेंगे इतना, बी के लिए भी बोलेंगे इतना, ये तो सही बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? लिखो कॉम्पोजिट
बीपी इक्वल टू हो जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही लेंगे, लेकिन वो कॉम्पोजिट लेंगे, ठीक है, कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है? कंबाइन। तो क्या हमें 4+30 कर देना है? नहीं, हम लोग रेशियो का यूज करेंगे, प्रोपोर्शन कर देंगे, ठीक है। देखो, ए कितना यूनिट सेल करते हैं? 4 यूनिट। बी कितना यूनिट सेल करते हैं? 3 यूनिट। तो हम लोगों का सेल्स यूनिट का रेशियो कितना हो गया? 4:3, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल सेल फिर कितना हो गया? 7। तो आउट ऑफ 7 यूनिट ए कितना सेल होता है? 4। और आउट ऑफ 7 यूनिट बी कितना सेल होता है? 3। अब हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन कॉम्पोजिट वे में निकालेंगे, ठीक है। तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? 40। तो ये तो ए का निकाला था हम लोगों ने रेशियो, तो इंटू 40 करने से हम लोग को क्या मिल जाएगा? ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इंटू 30 करेंगे तो बी का हमें मिलेगा, ठीक है। अब देखो हम लिख के दिखाते हैं कैसे होगा, फिर समझा भी देते हैं और एक बार। यहाँ पर लिखो कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट ए 4/7 इंटू 40 कितना आ रहा है? देखो, $22.86 और ये वाला 30 12.86 आ रहा है। देखो 12.86 आएगा। अब इन दोनों का टोटल लगा, $35.72। ये हम लोग का क्या आ गया? ये हम लोग का आ गया है कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। देखो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ये करने से क्या बेनिफिट हो रहा है? देखो, एक ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 का मतलब क्या हो गया? 1 यूनिट ए सेल होने से कितना कंट्रीब्यूशन है? 40 रुपीज। तो अगर 4 यूनिट हम लोग ए सेल करते हैं तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। एक यूनिट का अगर 40 है तो 4 यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 160, ठीक है। तो 160 कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ए टोटल कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता है? क्योंकि ए तो हम लोग 4 यूनिट सेल करते हैं, तो ए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना दे सकता है? 160। सेम तरीके से बी टोटल कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता है? बताओ, एक यूनिट बेचने से कंट्रीब्यूशन 90, ठीक है। तो 3 यूनिट सेल होता है तो कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? 90। ये देखो ऊपर वाला डेटा हमें वही बता रहा है। तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन। अब ये टोटल कंट्रीब्यूशन मिलता है क्योंकि हम लोग कॉम्पोजिटली निकाल रहे हैं, तो ये 7 यूनिट सेल करके होता है। तो 160 डिवाइडेड बाय 7 और 90 डिवाइडेड बाय 7 करने से दोनों का हमें अलग अलग कंट्रीब्यूशन पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि टोटल तो हम लोग 7 यूनिट बेच रहे हैं, तो जो भी हो ये कंसेप्ट है। बाकी तुम लोगों को याद रखना है कि हमें रेशियो करके निकालना है, ठीक है। जितना यूनिट सेल होगा यूनिट के बेसिस पे हम लोग रेशियो करके निकाल लेंगे कितना कितना हो रहा है। अब ये कॉम्पोजिट जो कंट्रीब्यूशन आ गया, इसको फॉर्मूले में पुट करो। पुट करने से तुम लोग को पता चलेगा कॉम्पोजिट बीईपी कितना होगा। मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ये फॉर्मूले में पुट करो कॉम्पोजिट बीईपी। इसमें कॉम्पोजिट बीईपी कितना होगा? 6,16,000 डिवाइडेड बाय 35.72 17,245 यूनिट। अच्छा 5 ही लिखे दिला, यूनिट हो रहा है ये, तो यूनिट में आंसर आएगा। तो अगर हम लोग इतना यूनिट सेल करते हैं टोटल ए और बी, ये दोनों प्रोडक्ट मिला के हुआ कि किसी एक प्रोडक्ट का निकला? दोनों का। अब इसमें से हमें पूछेगा बताओ ए का बीईपी कितना है और जो है बी का बीईपी कितना है, अलग अलग निकालने बोलेगा। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? बोलो कैसे निकालोगे? सेम रेशियो में ही निकालोगे, 4/7 3/7। तो ये टोटल बीपी यूनिट ए और बी का मिला के है, तो ए प्रोडक्ट कितना बीपी दे रहा है, बी प्रोडक्ट कितना दे रहा है, कैसे निकालेंगे? ऐसे
ए का हो जाएगा कितना 4/7 इंटू 17,245 और बी का कितना हो जाएगा 3/7 इंटू 17,245। ठीक है, बीपी फॉर ए एंड बी इंडिविजुअल। हाँ बोलो कितना কত আসছে দেখ 9854। আচ্ছা শুধু 54 লিখলাম আর এটা 7391। ये सब आंसर किस में आया यूनिट में आया। क्यों? क्योंकि अगर हम यूनिट का रेशियो निकाल रहे हैं तो यूनिट में ही आंसर आएगा ना, रुपीज में तो नहीं आएगा। ठीक है, तो जब हमें कॉम्पोजिट निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेल्स कितना, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल होता है, क्योंकि सेल के ऊपर ही तो हमारा बीपी डिपेंड करता है, क्वांटिटी के ऊपर। क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कितने लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी से रिलेटेड है। तो आउट ऑफ 7 ए बिक जाता है 4 और आउट ऑफ 7 बी बिक जाता है 3 और ए अगर 40 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 है तो इस रेशियो पे कितना कंट्रीब्यूशन देता होगा, और बी जो है आउट ऑफ 30 में मतलब 3/7 के अकॉर्डिंग 30 रुपीज के हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन देता होगा। दोनों को मिलाने से टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया दोनों प्रोडक्ट का। अब इसके बेसिस पे जब हम लोग बी भी निकालेंगे, क्योंकि 35.72 में ए एज वेल एज बी दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो ये मेरा क्या कंट्रीब्यूशन निकल गया, सॉरी क्या बीपी निकल गया, कॉम्पोजिट। अब इसमें से मुझे अगर स्प्लिट करना है ए का कितना है, फिर से सेम तरीके से रेशियो लगा के हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे कि ए का कितना बीपी है और बी का कितना बीपी है। ठीक है, तो ये हमें ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कॉम्पोजिट बीपी के लिए। अच्छा, अब बीपी का हमारा लगभग सारा पॉइंट कवर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब लिखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, बोल सकते हो मार्जिन का मतलब क्या है? टोटल सेल्स माइनस बीईपी है। लेकिन मार्जिन का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम लोग समझना चाहें, मार्जिन का मतलब बोलो प्रॉफिट। ठीक है, मतलब ऐसा प्रॉफिट ताकि हम लोग सेफ कंडीशन में रहे, तो दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और कौन सा प्रॉफिट हमें सेव करेगा, ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद जैसे ही हमारे हाथ में कुछ बचना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग का वही प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेफ प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट ही कर पा रहे तो हमारे लिए क्या है, खराब भी नहीं है अच्छा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर, हाँ बीपी तक तो हमारा कुछ भी अच्छा भी नहीं है खराब भी नहीं है, लेकिन आफ्टर बीपी हम लोग का ये जो मार्जिन है हमें सेफ रखेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो फिर हम लोग बिजनेस में उससे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो डिफरेंस बिटवीन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, तो इसीलिए देखो इसका डेफिनेशन ही हो गया कि अगर हम लोग एक्चुअल सेल्स जितना हो रहा है उससे ब्रेक इवन सेल्स हटा देते, क्योंकि ब्रेक इवन तक तो हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस है, उसके बाद जो बचेगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि देखो, मान लो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों का 1000 यूनिट का जो है सेल होता है एट द रेट ऑफ ₹10 करके। ठीक है, तो मुझे बोलो सेल वैल्यू कितना होगा, 10,000। ठीक है, 10,000 किस में आंसर आया, रुपीज में। ठीक है, रुपीज में आंसर आया। अच्छा, अब सेल करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट सपोज की ₹5 करके। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 5,000। अच्छा, तो ये माइनस करके हमारे पास क्या बच रहा है 5,000, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसे हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो रहा है, फिर पर यूनिट भी बता दो, 5 रुपया। 10 और 5 दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, तो 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 करके हो रहा है। या फिर तुम लोग इसको अगर 1000 यूनिट से डिवाइड करोगे तो भी आएगा। ये सारे पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हम लोग 5000 टोटल कंट्रीब्यूशन है, कितना बेच के, 1000 बेच के, तो एक एक यूनिट पे कितना है, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ से लेस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो है सपोज 5000, तो हम लोग का आंसर आ गया 0। ये है सपोज कि किसी एक कंपनी का किसी एक मंथ का स्टार्टिंग का कंडीशन, ठीक है। मान लो अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं मंथ ऑफ मार्च 2024, ठीक है। ये मार्च के मंथ का हम लोग डेटा लिख रहे हैं कि पहले कुछ दिन इतना सेल हुआ, या फिर मान लो 1 वीक में इतना सेल हुआ। अब मान लो फिर से हम लोग का 500 यूनिट सेल हो गया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस हम लोग का 10 रुपीज करके ही रखा है, तो कितना हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा बोलो, एट द रेट ऑफ 5 करके। वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा पर यूनिट में। अगर हम लोग 1000 यूनिट बेचते हैं तो 5000, और 500 यूनिट बेचेंगे तो कितना होगा। ये 5 करके रखा है ना मैंने, हाँ ठीक है 5 करके रखा है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2500। अच्छा, तो कितना हुआ, यहाँ पर माइनस करने से 2500। अच्छा, ये हम लोग का हो गया कंट्रीब्यूशन पर, कंट्रीब्यूशन हो गया टोटल, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हो गया, पर यूनिट हो जाएगा 5 रुपीज। टोटल लिख देते हैं इसके आगे, ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, क्या यहाँ पर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट और भी लेस होगा। हम एक ही कंपनी का मार्च मंथ का बता रहे, मान लो ये डे 1 का सेल है, ये डे 2 का सेल है, तो मुझे बोलो क्या यहाँ से मुझे फिक्स्ड कॉस्ट लेस करना पड़ेगा, नहीं। तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर क्या होगा, 0, ठीक है, क्योंकि हम पहले एक बार चेक कर लिए कि पहले कुछ दिन के सेल में मेरा इतना अच्छा सेल हुआ कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो गया। अब मेरा फिर से सेल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेल तो होता जाएगा। तो मैंने चेक किया कि मुझे फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी क्या हो चुका है, रिकवर हो चुका है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये अमाउंट मेरा हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बोलो ये दोनों डेटा मिला के मेरा एक्चुअल सेल कितना हुआ। हाँ, 10,000 प्लस 5,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 15,000, ठीक है। अच्छा, अब मेरा ब्रेक इवन सेल्स बताओ कितना है। ये वाला 5,000 मेरा, सॉरी 10,000 है ना। ब्रेक इवन सेल्स कितना है, कितना सेल करने के बाद मेरा जो है नो प्रॉफिट नो लॉस आया, ये वाला। मतलब वैल्यू में बोलेंगे तो 10,000, क्वांटिटी में बोलेंगे तो 1,000। ब्रेक इवन सेल्स मेरा वो होता है जिससे मेरा प्रॉफिट क्या आता है, 0, ठीक है। तो ये मेरा ब्रेक इवन सेल्स कितना हो गया, वैल्यू में लिखेंगे तो 10,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया, 5,000, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का आ गया यहाँ पर एक्चुअल सेल्स, और ये हम लोग का बीएसएल माइनस करने के बाद हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 5,000। और अगर इसको तुम लोग ऐसे टोटल भी कर लेते हो ना, 10,000 5,000 कितना हो गया 15,000। अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो 5,000 और 2,500 कितना होता है, 7,500। माइनस करने से कितना आएगा, कितना आ रहा है देख, 8,500 नहीं, 7,500, ठीक है। हम टोटल करके बता रहे हैं 7,500। अब इससे फिक्स्ड कॉस्ट कितना लेस करना पड़ेगा, 5,000, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ये मेरा कैलकुलेशन सही हुआ, ये हाँ 5,000 और ये 7,000, हाँ ठीक ही हुआ है। ये हम लोग का हो जाएगा 2,500 आ रहा है, ये वाला प्रॉफिट शो हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग का कितना आ रहा है, ब्रेक इवन सेल्स को पूरा लेस करने से हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। और अगर हमें प्रॉफिट ओवरऑल देखना है दोनों का ऐड करके, तो इंडिविजुअली देखेंगे तो भी हम लोग का 2,500 आएगा, और ऐसे देखेंगे तो भी हम लोग का 2,500 ही आएगा, अगर दोनों का ऐड करके भी देखते हो, ठीक है। अभी मेरा पर्पस था तुम लोग को ये बताना कि क्यों ये वाला होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स से अगर हम लोग ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जैसे बीईपी का लिखा ना हम लोगों ने, वैसे लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखो एमओएस इन यूनिट। अगर हमें यूनिट में निकालने बोले कि कितना सेल करने से हम लोगों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
ठीक है। अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कितना यूनिट सेल करने से हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में से, देखो प्रॉफिट में से अगर हम लोग ये कंट्रीब्यूशन, जैसे देखो हम लोग का बीईपी में क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब हमें फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना था। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या, इतना यूनिट सेल करो ताकि हम लोग जितना प्रॉफिट दिख रहा है वो हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, और अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। एक बार लिख लेते हैं जो भी फॉर्मूला है, फिर लिखो एमओएस में इन वैल्यू में अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा। इसी चीज को अगर हम लोग रुपीज में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया एमओएस इन यूनिट, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से सेल पता चल जाएगा, सेल्स इन वैल्यू। उसी क्वेश्चन की तरह बताओ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जैसे हम लोग बीपी में निकालते थे तो यूनिट में अगर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, ऐसे। तो ये पुट करके यहाँ पर हम लोग एमओएस इन वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट लिखो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, एमओएस इन परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा, एमओएस इन यूनिट, अगर यूनिट में निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय भी हमें यूनिट करना पड़ेगा। तो यूनिट में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्चुअल सेल्स या फिर टोटल सेल्स। ठीक है, यहाँ पर इन क्या हो जाएगा, यूनिट आउट ऑफ टोटल सेल कितना हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल है, इनटू 100। और फोर्थ नंबर पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, लेकिन अगर हम लोग रुपीज यूज करेंगे तो एमओएस इन यूनिट के जगह क्या लिखोगे, इन वैल्यू लिखोगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्चुअल सेल्स इन क्या हो जाएगा, यूनिट की जगह क्या लिख दोगे, इन वैल्यू। ठीक है, इनटू 100। देखो ऐसे ही याद हो जाएगा, अलग कुछ भी नहीं है, एक के साथ एक लिंक करके ही मैंने लिखा है लाइन बाय लाइन। और फिफ्थ नंबर में लिखो एमओएस रुपीज में, अब परसेंटेज नहीं, रुपीज में यहाँ पर होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता है। ठीक है, जैसे वहां पर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता है, यहाँ पर होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और इसमें भी देखो प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, और पीवी रेशियो का मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अगर हम लोग 100 को एक बार इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सेल्स निकालना है। तो हम लोग प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर देखो, पीवी रेशियो में हम लोगों ने एक प्रॉफिट वाला भी फॉर्मूला देखा था ना, कि चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो दो, अगर यहाँ भी प्रॉफिट है और यहाँ भी प्रॉफिट बाय सेल्स है कंट्रीब्यूशन के जगह, तो प्रॉफिट इंटू सेल्स बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट कैंसिल आउट होके क्या होगा, सेल्स। हम लोग निकाल क्या रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी तो सेल्स ही निकाल रहे हैं, तो सेल्स निकल के आ जाएगा। बाकी ये कैसे सेटअप होता है वो हम लोग क्वेश्चन का डेटा लेने से समझ में आएगा कि कैसे करके ये वर्क करेगा। लेकिन ये क्यों पीवी रेशियो आता है वही मैंने बताया, कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिख के देखें तो देखोगे ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें क्या दे रहा है, सेल ही दे रहा है। ठीक है, जिस चीज का आंसर हमें चाहिए। अच्छा, अब एमओएस का लास्ट फॉर्मूला लिखो, एमओएस परसेंटेज में और एक तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, 100% माइनस बीईएस ब्रैकेट में उसका परसेंटेज। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में बता दे कि ब्रेक इवन सेल कितना परसेंट है, लाइक हमें बता दिया ब्रेक इवन सेल है 40%, तो टोटल सेल हम लोग कितना मान सकते हैं, 100%। तो एमओएस कितना आ जाएगा, 60%। या फिर एमओएस बता दिया और हमें परसेंटेज में दिया है, तो हम लोग फिर से सेल को कितना मानेंगे, 100%। तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बीईएस भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे बीईएस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, और यही फॉर्मूला से हम लोग एमओएस भी निकाल सकते हैं अगर हमें सिर्फ परसेंटेज दिया है। तो टोटल सेल को 100% मान के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने बहुत सारा चीज जान लिया है, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन ये वाला, देखो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। बोला है एमएनपी लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट 37.50 पर यूनिट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना यूनिट सेल करता है 37.50 पर यूनिट करके। वेरिएबल कॉस्ट बोला है कितना, 17.50 पर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 14 एंड सेलिंग कॉस्ट 3.50 पर यूनिट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब इसको बनाने का खर्चा, और सेलिंग कॉस्ट बोला है 3.50। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह, मतलब सेल करवाने के लिए जो भी हम लोग खर्चा कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा है incurred uniformly throughout the year amounting 35 lakh including depreciation
15 लाख। देयर इज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज, मतलब इनका ना तो कोई ओपनिंग स्टॉक है, जो भी प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, ना तो कोई इनका क्लोजिंग स्टॉक है। हम लोग को बोला है ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी। ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी मतलब क्या निकालने बोला है? बोलो क्या निकालने बोला है? ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स का हमें क्या निकालने बोला है? क्वांटिटी, मतलब यूनिट में निकालने बोला है, ठीक है। और कैश ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी, अब हमें ब्रेक इवन सेल्स निकालने बोला है क्वांटिटी में, लेकिन कौन सा? कैश। तो मैंने बोला था ना कि कैश नॉन कैश में हमें नॉन कैश वाला हटा देना है, तो ये 2 पॉइंट हमें पूछा है। तो कैलकुलेट करके देखो ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी कैसे निकालोगे। तो जब भी ब्रेक इवन का बात आएगा तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। अब अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया है, देखो ये याद रखोगे तो इससे बाकी फॉर्मूला जो है डिराइव हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। क्योंकि यूनिट के लिए वही वाला फॉर्मूला है, देखो ब्रैकेट में यूनिट लिखवाया है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है यहाँ पर? 35 लाख, ठीक है। अच्छा, और कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? पर यूनिट मतलब एक यूनिट का हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या लेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर मुझे पर यूनिट निकालना है तो सेल भी क्या लेना पड़ेगा? पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट भी क्या लेना पड़ेगा? पर यूनिट। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्या हमारे पास ये 2 डेटा है? तब तो हो ही जाएगा। MNP लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट 37.50, तो ये क्या है? सेल्स, ठीक है। ये सेल्स का पर यूनिट है ना। 37.50 करके बेचता है तो 37.50 पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट बोला है 17.50 पर यूनिट, तो ये भी हमें पर यूनिट बता दिया। तो इससे इसको लेस करोगे तो तुम लोग को क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। अब उससे डिवाइड कर दोगे तो फिर ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी पता चल जाएगा। फिर कैश ब्रेक इवन जब निकालोगे वहां पर फिक्स्ड कॉस्ट में तुम लोग को क्या लेस करना पड़ेगा? ठीक है, पहले ये कर लो उसके बाद करो। पहले पहला वाला क्वेश्चन का आंसर निकालो सबको। 1,75,000 यूनिट। अच्छा हाँ, एक चीज है, हम लोग जब भी ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे ना, साथ ही साथ हम लोग ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेंगे, क्वेश्चन हमें बोले या ना बोले, ठीक है। निकाल लो ब्रेक इवन सेल्स, मतलब रुपीज में भी मुझे बताओ कितना होगा না। তোমার কোয়ান্টিটি জেনে গেছো, এবার তুমি ওতে মাল্টিপ্লাই করে দেবে কত করে হচ্ছে সেলিং প্রাইস। সেলস ভ্যালু কিভাবে বের করবে? একটা পেনের দাম যদি 5 টাকা হয় তাহলে দাম 500 रुपीज इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट करने से ही पता चलेगा। बाकी निकालो, फिर कैश ब्रेक इवन भी निकालो। 1 लाख यूनिट, और उसका भी रुपीज निकालो। हम्म, 37 लाख 50,000। ये तो मतलब चैप्टर वाइज है, इसके पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है। नहीं, ये मतलब एंड के तरफ का चैप्टर है, मतलब ये जो है इस पे ज्यादा मार्क्स रहता है, तो ये चैप्टर हम करवा रहे हैं। ये मतलब चैप्टर वाइज होता है, तो इसमें कुछ लिंक नहीं है पहले वाले के साथ, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड अलग है अपना, मार्जिनल अलग है, बजट अलग होगा, सबका अलग अलग। मतलब इसके बाद बजट होगा, फिर एकदम स्टार्टिंग से होगा ऐसा।
अच्छा देखो नहीं हो रहा है क्या, देखो कैसे करके होगा। इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। हम लोग को निकालने बोला है ब्रेक इवन सेल्स, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे इन यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है क्वांटिटी में निकालो। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्राई करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो क्वेश्चन ही हमें देगा कितना है, 35 लाख। अच्छा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेना पड़ेगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेना पड़ेगा। मैंने लिख दिया ताकि तुम लोग याद रखो कि कैसे करके होगा, है ना। तो 35 लाख, और ये दोनों ही हमें डेटा गिवन है क्वेश्चन में। तो ये कितना है 37.50। देखो यहाँ दिया हुआ है, देखो 37.50, कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। और 17.50, अब ये दोनों को माइनस करो तो पता चल जाएगा पर यूनिट कितना हो रहा है। कितना आ रहा है बोलो, 20 आ रहा है ना, ₹20 पर यूनिट, ठीक है। अब डिवाइड करने से कितना आएगा, 1,75,000। ये यूनिट में आंसर आएगा क्योंकि रुपीज कैंसिल आउट। और मैंने क्या बोला, इसके साथ साथ तुम लोग ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज भी निकाल लो, ठीक है। नहीं बोला है तो क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस होगा। ये देखो 1,75,000 यूनिट, इतना यूनिट बेचना है। इतना यूनिट बेच के कितना वैल्यू, मतलब कितना पैसा मिलेगा हमें, कैसे पता करोगे, इंटू 37.50। एक यूनिट तो इतने से बेचते हो, तो ये मल्टीप्लाई करने से ही तो पता चल जाएगा कि एक इतना यूनिट बेच के कितना पैसा मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 65,62,500। देखो फॉर्मूला हमें याद रखने का जरूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मल कंसेप्ट से भी तो कर सकते हैं कि इतना यूनिट, एक यूनिट इतना में बेचेंगे तो इतना बेच के कितना पैसा मिलेगा। और नेक्स्ट हमें बोला था कैश ब्रेक इवन, तो उसमें क्या करना था, कैश ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट, उसमें हम लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट को निकालना है, लेकिन सिर्फ कैश फिक्स्ड कॉस्ट को। अच्छा क्या इसमें कुछ नॉन कैश है, वो तो क्वेश्चन ही बोलेगा ना, हमें कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन तो बोल रहा है कितना नॉन कैश है, 15 लाख, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग का नॉन कैश आइटम होता है। तो 35 लाख माइनस कर दो 15 लाख, बस और कुछ नहीं करना है। और डिवाइडेड बाय पर यूनिट कितना होगा, पर यूनिट तो यही होगा, ये 20 जितना था उतना ही, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हमें तो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज करना है। तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 1 लाख, हाँ यहाँ पर 20 लाख आएगा है, अरे 20 चुना है। तो ये हम लोग का आ जाएगा 1 लाख पर यूनिट, ठीक है, 1 लाख पर यूनिट। अगर हम लोग को बोले कैश ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज निकालो, तो कैसे निकालोगे, इन वैल्यू या फिर इन रुपीज। वैल्यू का मतलब ही रुपीज होता है, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब यूनिट होता है। तो अगर हम लोग 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं, ये पर यूनिट नहीं, ये यूनिट होगा, ठीक है। अगर हम लोग 1 लाख यूनिट सेल कर रहे हैं, हाँ, और एक एक यूनिट कितना करके 37.50 करके, तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा 37,50,000, ठीक है। ऐसे करके होगा। देखो आसान था, कुछ भी नहीं है, जस्ट तुम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम लोग को क्या डेटा दिया है, पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया, लिख लियो सबको। अच्छा देखो इसमें बोला है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट ये लेकिन पर यूनिट दिया है। दोनों में फर्क देखो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी पर यूनिट में नहीं देगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट का कोई रेलिवेंसी नहीं होता है, ठीक है। नो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग हमेशा किस में देखते हैं, टोटल में देखते हैं, क्योंकि वो टोटल में कभी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो है पर यूनिट वो चेंज हो सकता है। जैसे मान लो तुम लोग बाहर जाके पढ़ाई करो, ठीक है, जो लोग बाहर रहते हो, पीजी में रहते हो या फिर रेंट में रहते हो, मान लो एक रूम में 2 फ्रेंड रह रहे हो, ठीक है। तो उसका भाड़ा मान लो 10,000 भाड़ा है, तो एक एक जन का कितना होगा 5,000। और अगर 4 जन रहोगे तो 2,500 होगा। लेकिन क्या 10,000 में कोई चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता है, पर यूनिट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का चेंज होगा। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या होता है, टोटल में हम लोगों का
फिक्स्ड होता है, लेकिन पर यूनिट में क्या होता है, वेरी कर जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 2 फ्रेंड रहोगे 5,000 का रेंट, अगर वही 10,000 वाले घर पे 4 फ्रेंड रहोगे तो 2500 का होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड होता है, पर यूनिट में वेरी करता है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जस्ट ऑपोजिट है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हम लोग का टोटल में क्या करेगा, वेरी करेगा, लेकिन पर यूनिट में क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जैसे कि देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 10 रुपीज पर यूनिट करके, जितना कंजम्पशन करोगे वही। अब अगर 10,000 यूनिट कंजम्पशन करोगे तो उतना देना है, 1000 करोगे तो उतना देना है, तो टोटल क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। लेकिन पर यूनिट हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमें कैसे दिया हुआ है, पर यूनिट, क्योंकि इससे हम लोग आराम से टोटल भी निकाल सकते हैं अगर हमें जरूरत हुआ। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमें हमेशा क्वेश्चन में कैसे देगा, टोटल में देगा, कभी भी पर यूनिट नहीं देगा, क्योंकि उसका रेलिवेंसी नहीं होता है। और वेरिएबल कॉस्ट भी हमें पर यूनिट ही देता है, अगर टोटल देगा तो उसका क्वांटिटी देगा ताकि हम लोग पर यूनिट निकाल सके। सेलिंग प्राइस कितना है, 30 पर यूनिट। हम लोग को बोला है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, मतलब ऐसा पॉइंट का सेल जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बोलो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालोगे, पहले ये बोलो। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब ये यहाँ पर तुम लोग के सामने जो भी डेटा दिख रहा है, क्या इससे निकाल लोगे, आराम से निकलेगा। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो, पर यूनिट निकल जाएगा। फिर मुझे आंसर बताओ कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो रहा है, और साथ ही साथ तुम लोग ब्रेक इवन सेल्स भी निकाल के मुझे बताओ, मतलब क्वांटिटी। हाँ, और 3 लाख हो जाएगा इंटू 30 करके, एक एक यूनिट 30 करके बेच रहा है, तो फिर ठीक है, लो करो कैलकुलेट करो। अच्छा निकाल लियो, ठीक है, तो हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि हम लोग निकालना चाहते हैं यूनिट में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा 15 लाख, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 30 माइनस 15 पर यूनिट, तो कितना हो जाएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो गया हम लोग का 1 लाख यूनिट। और ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू यानी कि रुपीस, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। तो कॉस्ट में ना ऐसा लिखना जरूरी होता है, हर एक यूनिट रुपीस अगर नहीं लिखोगे तो उसका नंबर काट लिया जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन को रेलिवेंट माना नहीं जाएगा, जो कि अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कॉस्ट में ऐसा होता है, ठीक है। कॉस्ट में हमें हर एक चीज का यूनिट रुपीस सारी चीज का लिखना जरूरी होता है। तो तुम लोग के पास एग्जाम में जो भी टाइम होगा उसके अंदर ये सारी चीजों को तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 लाख यूनिट इंटू ₹30 पर 1 লাখ না, 1 লাখ তো হবে, 1 লাখ হবে না, ও আচ্ছা এটা ভুল লিখে দিয়েছি, 1,50,000, আচ্ছা তো 1 লাখ হবে, 1 লাখ ইন্টু 30 না 3 লাখ হবে না, এটা তাহলে কত হবে, একটা 0 10,000 3 लाख, हाँ ठीक है। ये क्या हो गया, ये रुपीस में आंसर आया, ठीक है। इसको अगर हम लोग वैल्यू लिख देते बाय चांस तो गलत हो जाएगा, ये वैल्यू है सॉरी, इसको अगर हम लोग यूनिट लिख देते तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग का हो गया ₹3 लाख। अच्छा अब यहाँ पर कुछ और बोला है, देखो ये पॉइंट बोल रहा है कि सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, बोल रहा है कि अगर हमें 40,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें कितना सेल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब टारगेट बना लिया हम लोगों ने कि अगर हम लोग को प्रॉफिट चाहिए 20,000 तो कितना सेल करना पड़ेगा। अब तुम लोग पूछोगे कि ये सेल हमें कैसे निकालना है, क्वांटिटी में निकालना है कि रुपीस में निकालना है। तुम लोग क्वांटिटी में भी निकाल सकते हो, रुपीस में भी निकाल सकते हो, तो इसीलिए कुछ नहीं बोला है तो दोनों में निकालेंगे, ठीक है। रुपीस में भी निकाल सकते, क्वांटिटी निकल जाएगा तो रुपीस भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, रुपीस
30 मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा। और अगर रुपीज में निकाल लेते हो, क्वांटिटी पता करना है तो डिवाइड 30 कर देना। मतलब अगर तुम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हो कि 20,000 प्रॉफिट पाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, अगर तुम लोग रुपीज में निकाल लेते हो तो डिवाइडेड बाई 30 करने से कितना यूनिट है मिल जाएगा। और अगर तुम लोग क्वांटिटी में ही निकाल लेते हो तो इंटू 30 कर देना तो रुपीज में मिल जाएगा। जैसे ब्रेक इवन और ब्रेक सेल्स और पॉइंट का है। अब तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर 20,000 का प्रॉफिट चाहिए तो हमें कितना सेल करना पड़ेगा। কিছু তো একটা করতে হবে, দেখো কি করলে হতে পারে, ট্রাই করে দেখো একবার। বলো। यूनिट 11,000, सेल कितना आया है? सेल 3 लाख। देखो तुम लोग इसको अलग अलग तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम तुम लोग एक हिंट्स देते हैं इसको कैसे निकालोगे। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है, तो इससे ट्राई कर सकते हो। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आंसर आने का चांसेस है। तो प्रॉफिट तो हमें पता है कितना चाहिए, 20,000, और हमें ये पता करना पड़ेगा इसके लिए कितना सेल्स। अगर हम लोग सेल्स को एक्स भी मान लेते हैं, हम लोग का एक यूनिट का सेल्स वैल्यू कितना है 30, तो इंटू कितना करोगे 30। और टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा चेंज नहीं होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट एक्स यूनिट पे लगेगा, ठीक है। अगर एक्स यूनिट सेल करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो एक्स यूनिट पे लगेगा। कितना वेरिएबल कॉस्ट है 15, तो ये कितना हो जाएगा 15x, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करके तुम लोग एक्स निकाल सकते हो। अदरवाइज और एक मेथड भी है वो भी बता सकते हैं। मैम ये भी बोल सकते हैं सेल्स और प्रॉफिट ऑफ 20,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंस्ट्रक्शन प्रॉफिट। इसको प्लस में बता जब भी कोई ना जो वो बताए उसी को फॉलो करना है, तो अपना तो वही अभी हम बता रहे थे, तो तुम लोग कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली आंसर, हाँ हाँ, बस इतना होना चाहिए कि सही चीज, मतलब कुछ भी करके आंसर मत निकालना है हमें, लेकिन एक रेलिवेंट प्रोसेस में जाना है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा बुक में है या फिर जैसा यही फॉर्मूला यूज करो, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। সেলিং প্রাইস ডিভাইড করলে, ডিভাইড কন্ট্রিবিউশন করতে হবে ইনটু সেলিং প্রাইস, তাহলে আসে ওই ফর্মুলা, ঠিক আছে। ওটা আমি বলে দিচ্ছি। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,70,000, हाँ 11,333, ये हम लोग का क्या आ गया, क्वांटिटी यूनिट। अच्छा, अब कितना करके सेल करना है, अगर हमें वैल्यू निकालना है, सेलिंग प्राइस कितना है 30, इंटू इसमें 30 करो तो देखो 3,40,000 आ जाएगा। अब देखो तुम लोग को पूरा में 30 मल्टीप्लाई करना है, 11.333.33 करके कैलकुलेटर में पूरा लिखो जब तक 3 लेगा। अगर तुम लोग 3 को एलिमिनेट कर देते हो, 11,333 लिख के इंटू करते हो, तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो फिर तुम लोग का देखो पॉइंट में आ जाएगा। क्या करना है, जब भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर पॉइंट के बाद सिमिलर डेटा हमारा चल रहा है, लाइक 2,3,2,3,2,3 या फिर 3,3,3, उसे एलिमिनेट नहीं करना है कैलकुलेटर से, इनटू वैल्यू लगाना है, तो पूरा राउंड में आंसर आएगा। कभी भी तुम लोग का पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। लेकिन अब देखो, अगर तुम लोग इसको 11,333 को मल्टीप्लाई करते हो 30 से, तो तुम लोग का आंसर देखो 3,39,990 10 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। वो नहीं करना है। जब भी
नहीं, अप्रोक्स है ना, तो अप्रोक्स का मतलब 3 का लिमिट कहाँ तक है? अनलिमिटेड है। तो जब तक हमें कैलकुलेटर दिखा रहा है तब तक हम लोग उसको लेंगे, ठीक है। देखो इसको अप्रोक्स लिखेगा तो फिर ये काटने वाला बात नहीं कि ये कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन जब हमें ये अपडेशन, देखो बचपन में ऐसा नहीं बोला जाता था कि ऐसे मल्टीप्लाई करो ऐसा होगा, लेकिन अभी हमारा ऐसा हम लोग फॉलो कर सकते हैं, इतना हम लोग बड़े हो गए तो हमें ये वाला फिर फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें देखो तुम लोग को ऐसे अप्रोक्स लिखना पड़ेगा, अब थोड़ी ना इसमें हम लोग 0.333 लिखेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग इसमें देखो लिखेंगे कि सेल्स वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग का सेल्स वैल्यू, ठीक है। सेल्स वैल्यू हो जाएगा 11333.33 अप्रोक्स इंटू कत जाना 30, तो कितना आएगा 3,40,000, ठीक है। देखो ऐसे जो मैंने लिखा है इससे लेकिन मल्टीप्लाई करने से नहीं आता है, ठीक है। 0.3333 पे ही किया हुआ है, अप्रोक्स लिख दिया है ना, तभी 3,40,000 आएगा। 2 3 लेने से थोड़ी ना 3,40,000 आएगा। 11,333 पॉइंट कितना सारा 33, जब तक कैलकुलेटर तुम्हारा ले सकता है, ठीक है। जब तक हम लोग का स्क्रीन में कैलकुलेटर लेगा तब तक हमें लिखते जाना है, लेकिन उतना 3 हमें यहाँ दिखाना नहीं है, लेकिन हमें 3,40,000 दिखाना है, जबकि हाँ लगा सकते हाँ। तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये ऐसे ही चल रहा है, मतलब इसका मतलब होता है कि इसके आगे 3,333 चलता जाएगा, ठीक है। तो वैसे 2 3 से तो 3,40,000 नहीं आता है, लेकिन एज्यूम्ड है कि ये लिखा है हम लोगों ने, ऐसे लाइन दे सकते हो या अप्रोक्स लिख सकते हो, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर कितना आ गया 3,40,000, ठीक है। अच्छा, और एक तरीके से ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल सकता है, वो हम दिखाते हैं। ये तो देखो सबसे आसान तरीका है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट पे लगा दिया, ठीक है। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट होता है, टारगेट प्रॉफिट हमें पता है, सेल्स में कोई चेंजेस बोला नहीं था, मतलब पर यूनिट में, ना तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस बोला था, ना तो वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा सेल का वैल्यू बोल रहा है कि चेंज करना है, या फिर कुछ और कॉस्ट चेंज होगा, तब भी हम लोग ये फॉर्मूले से कर सकते हैं। लेकिन और एक फॉर्मूला होता है डिजायर प्रॉफिट का, ये देखो ऐसा होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट। ये डिजायर प्रॉफिट इसीलिए लिखा है क्योंकि ये टारगेट प्रॉफिट है, अगर तुम लोग सिर्फ भी प्रॉफिट लिखोगे तो वो एक ही बात है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर हम लोग करते हैं। अच्छा, पहले मुझे एक चीज बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन याद करो, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या आया था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आया था। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये तो मुझे टोटल में ही मिलता है, तो ये टोटल करके मेरा क्या आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन के अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि ये कंट्रीब्यूशन कितना यूनिट बेच के हमें मिल रहा है ना। अगर कंट्रीब्यूशन टोटल से अगर हम लोग पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, कितना यूनिट बेच के हमें ये कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, और उसमें अगर हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो इसमें भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, इनटू लिख दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना था इस क्वेश्चन का, 1,50,000। अच्छा, डिजायर प्रॉफिट 20,000 था, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग का कितना था 15। अच्छा, ये डिवाइड करके पहले देखो कितना आता है। अच्छा, मतलब देखो वही वाला आंसर आया तुम लोग का 1133.33, ये क्या आया था तुम लोग का, कितना क्वांटिटी हम लोग सेल कर रहे हैं, वही क्वांटिटी निकल गया। अब अगर हमें रुपीस में भी आंसर चाहिए तो इनटू यहाँ पर क्या लगाएंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लगाना पड़ेगा। तो इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था 30, तो इनटू यहाँ पर 30 लगा दो, ये अप्रोक्स है हम लोग का, तो आंसर आ जाएगा 3,40,000। इस तरीके से भी होगा, लेकिन इस फॉर्मूले को भी याद रखो, बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि हमारा बाकी किसी तरीके से नहीं निकाल पा रहे तो इसे भी निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। तो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन है ये बड़े काम का है, ठीक है। इससे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसको यूज करके, ठीक है। और इसी के बेसिस पे बाकी हमारा इक्वेशन बना हुआ है।
और एक तरीके से भी हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करके, ये भी लिख लो साथ ही साथ, ठीक है, कभी ये भी काम आ सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अगर तुम लोग करोगे पीवी रेशियो तो भी तुम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी देखो फिक्स्ड कॉस्ट पीवी रेशियो अभी सॉरी प्रॉफिट अभी ऐड किया था तुम लोगों ने 1,50,000 और प्रॉफिट था हम लोग का कितना 20,000। पीवी रेशियो कैसे निकालोगे, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। हाँ तो कंट्रीब्यूशन कितना था 15 पर यूनिट ले लेते ना, रेशियो ही तो निकालेंगे, और सेल्स कितना था हाँ 30 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। तो डिवाइड 50% से करके देखो आंसर कितना आता है, ये डायरेक्ट 3,40,000 आएगा, देखो 3,40,000 हाँ एग्जैक्ट आए 3,40,000, ठीक है, रुपीज आ रहा है ये, ठीक है। हाँ अब इसका क्या लॉजिक हुआ पता है, ये फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करने से क्या आया टोटल कंट्रीब्यूशन, और पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। आप देखो टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स बाय कंट्रीब्यूशन अगर कर देते हैं तो हम लोग का क्या आंसर निकल के आएगा, सेल्स का ही निकल के। मान लो हम लोग यहाँ पर टोटल सेल और टोटल कंट्रीब्यूशन लेते हैं, परसेंटेज ही तो निकालना है ना, आप टोटल से डिवाइड करो या फिर पर यूनिट से करो, आंसर एक ही आएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये टोटल कंट्रीब्यूशन कैंसिल आउट, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा टोटल सेल्स, वही निकल के आए, ठीक है। परसेंटेज में क्या होता है, अगर तुम लोग पीवी रेशियो निकाल रहे हो तो एक यूनिट के बेसिस पे निकालो या फिर 10,000 यूनिट के बेसिस पे। मान लो ये अगर तुम लोग 1,000 यूनिट बेसिस पे निकालोगे तो भी क्या हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा और नीचे का ये कितना हो जाएगा 30,000। आंसर परसेंटेज का थोड़ी ना कभी चेंज होगा, वो तो 50% ही हमें दिखाएगा, चाहे तुम लोग 1 यूनिट के बेसिस पे निकाल लो या फिर 10,000 यूनिट के बेसिस पे निकाल लो, ठीक है। तो ओवरऑल ये कैंसिल आउट होकर हमें क्या दिखा रहा है, सेल दिखा रहा है। तो देखो इसमें हम लोगों ने दो नया फॉर्मूला, एक्चुअली नया नहीं है, हमें ये खुद से समझना पड़ेगा करते करते कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है। अगर तुम लोग लॉजिकली ये सारी चीजों को खुद से मतलब समझ के पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कैसे भी करके आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। इतना फॉर्मूला लिख के तो रटना मतलब मुश्किल है, लाइन बाय लाइन लिखवाएंगे तुम लोग ही डर जाओगे कि इतना सारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये देखो ऐसे करते करते खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा कि कैसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा और यहाँ पर ये वाला वो 2 था शायद, मेरा तो 2 दिख रहा है, ये 3 है ना, हाँ ये 2 है, 3 मैंने नहीं लिया है, 3 को बाद में करेंगे। हाँ 3 को मैंने हटाया है शायद, देख लेते हैं। हाँ ये मेरा 2 ही है। हाँ 4th नंबर देखो, ये वाला देखो, इसमें छोटा छोटा पॉइंट पूछा है, बोला है कि PQR लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा फॉर द 2 ईयर, 2 साल का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन का 2 साल का डेटा दिया हुआ है 21-22 22-23 सेल्स, यहाँ पर इसका बता दिया, इसका क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका सेल्स जरूर निकालना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। पीवी रेशियो बताया है दोनों का, एक का 50% एक 37.5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स यहाँ पर बता दिया है। There has been substantial savings in the fixed cost in the year 22-23 due to the restructuring process. The company could maintain its sale quantity level 21-22 in 22-23 by reducing selling price. क्या बोल रहा है देखो, हमें पूछा है पहले सेल्स निकालो 22-23 का, वो तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देख के पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। फिर बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 22-23 इन वैल्यू, इस साल फिक्स्ड कॉस्ट कितना था। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्यों हमें निकालना पड़ेगा, नॉर्मली तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है, यहाँ बोला था देखो substantial savings in fixed cost in the year 22-23 due to restructuring process, मतलब इन्होंने ऐसा कोई प्रोसेस अप्लाई किया है, इसकी वजह से इनका फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। चेंज में क्या हुआ है, कम हो गया है, तो वो चेंज होने के बाद कितना हुआ है वो पूछ रहा है, ठीक है। अब हो सकता है ऐसा कर दिया कि 2022 में कम हो गया, ऐसा कुछ मतलब इन्होंने प्रोसेस लिया है, हो सकता है नया कोई मशीन
लिया है, ठीक है, जिससे उनका, या फिर मान लो उनका रेंट जगह जो है वो रेंटेड प्लेस, छोटे जगह पे छोटा मशीन रख के ही काम हो जा रहा है, कुछ भी करके इनका फिक्स कॉस्ट कम हो गया है, ठीक है, या फिर कम सुपरवाइजर को रख रहा है, ऑटोमेटिक सब चल रहा है तो ज्यादा मशीन ओरिएंटेड काम हो रहा है, जो भी हो। ब्रेक इवन सेल्स हमें निकालने के लिए बोला है, ठीक है, यहाँ पर 2022 2023 में ये 3 चीज हमें पूछा है, ठीक है। ये एक तो सेल निकालो तुम लोग 22-23 का, और दूसरा हम लोग को यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 22-23 और वैल्यू में और ब्रेक इवन सेल्स ये निकालने के लिए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, डेटा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, एक बार ये देखो डेटा को लिख लेते हैं तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगा। इलास्ट्रेशन 4, ठीक है, यहाँ पर 2 साल है, एक है हम लोग का 21-22, ठीक है, तो और क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं होगा, इधर हम लोग सारा चीज लिख लेते हैं 22-23। तो यहाँ पर पीवी रेशियो हमें पता है, क्वेश्चन में पीवी रेशियो बताया है 50%, ठीक है। अच्छा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो भी हमें दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो ये हमें दिया हुआ है 40%। अच्छा, अब यहाँ पर सेल्स दे दिया है, हम लोग को यहाँ का सेल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन है उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, सेल्स और टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, तो क्यों ना हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट जो भी हमें मिलता है, तो क्या इससे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं ये डेटा से? हाँ बोलो कितना होगा? 4 लाख। हाँ, कैसे निकालेंगे? देखो मैंने तुम लोग को एक पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में रिलेशन बताया था ना, अगर मेरा पीवी रेशियो 50% है, इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन 50, सेल्स 100, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 50, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? 50/100, यानी कितना? 50%। तो पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो निकालो, रेशियो यानी वही परसेंटेज में हम लोग बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 50%। कैसे निकाला ये कंसेप्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते कितना होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेल के ऊपर 8 लाख का 50%। देखो 8 लाख का 50% नहीं हो रहा है, ये 50% का मतलब क्या है, अगर सेल्स मेरा 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना है, 50 है। तो अगर सेल मेरा 8 लाख है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड अगर करोगे 100 के लिए वेरिएबल कॉस्ट 50, तो 1 के लिए कम हो जाएगा 50/100, तो ये तो मुझे 50/100 ही बता रहा है, तो 8 लाख के लिए कितना हो जाएगा, 50/100 इंटू 8 लाख। तो ये तो वही किया हम लोगों ने, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग निकाल लिए हैं 21-22 का। अच्छा, अब इधर वाला डेटा लिखेंगे, देखो तो वेरिएबल कॉस्ट अगर कभी हमें निकालने बोले, क्यों हम लोग सेल्स के ऊपर लगा दे रहे, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सेम मेथड से हो रहा है, यूनिटरी मेथड से, क्योंकि सेल के बेसिस पे ही तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट और क्या है उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ये सब तो सेल के ऊपर ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना। अच्छा, करेंट ईयर का सेल्स नहीं, करेंट ईयर का तो बता दिया ना 8 लाख, ये वाला 22-23 का, 22-23 का 6,40,000, ठीक, 6,40,000 है। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हमें क्या बोला था, एज सेल्स क्वांटिटी हैज नॉट चेंज, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेल्स क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। ये देखो, द कंपनी कुड मेंटेन इट सेल क्वांटिटी लेवल ऑफ 21-22, मतलब पहले जितना सेल क्वांटिटी था अभी भी वो उतना ही मेंटेन करेंगे, लेकिन सेल वैल्यू को क्या कर रहे हैं,
रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब पहले अगर 10 रुपए में बेचते थे, अब 10 से कम में बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे कितना? उतना ही जितना पहले क्वांटिटी में बेचते थे। तो वही चीज हम लिख रहे हैं, देखो जो क्वेश्चन में हमें बोला है, एज सेल्स क्वांटिटी हैज नॉट चेंज देन, मुझे बोलो क्या वेरिएबल कॉस्ट हमारा चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, सही बात है ना। अगर हम लोग पहले जितना सेल करते थे अभी भी उतना ही क्वांटिटी सेल करेंगे, तो उतना क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? 4 लाख ही लगेगा। तो इसीलिए लिखो नॉट देन वेरिएबल कॉस्ट इन 22-23 इज ऑल्सो अनचेंज्ड, दैट इज कितना रहेगा? 4 लाख। ठीक है। और अभी इस साल हमें पीवी रेशियो कुछ बताया हुआ है, क्वेश्चन बता रहा है 37.5%। ठीक है, तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? पीवी रेशियो हमें गिवन है 37.5%। तो इस केस में हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? बोलो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालो पहले। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना आएगा? सेम तरीके से निकालो जैसे यहाँ निकाला। कैसे निकालोगे? टोटल सेल्स मेरा 100 है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर देखो कंट्रीब्यूशन कितना है? 37.5, क्योंकि 37.5% मतलब कंट्रीब्यूशन 37.5, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 100 माइनस 37.5 है, बोलो कत 62.5। इसको हम लोग परसेंटेज में लिख देते हैं अगर परसेंटेज निकालेंगे। मतलब सिंपल तुम लोग 100 से माइनस करोगे तो ही तुम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पीवी रेशियो अगर 37.5 है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? 100 माइनस 37.5। ये करने से ही आंसर आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वेरिएबल सेल्स निकाल सकते हैं। देखो सेल्स आ जाएगा, सेल्स इन 22-23 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? ये देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 4 लाख। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना आया? 62.5%। और इससे इसको डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, रुपीज में आ जाएगा। 6,40,000 रुपीज में आ गया। ये क्यों ऐसा हुआ? देखो अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट इतना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 4 लाख है। ठीक है, अच्छा, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो कितना है? मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 4 लाख इज इक्विवेलेंट टू 62.5%। बोल सकते हैं कि नहीं? 4 लाख अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू द परसेंटेज 62.5%। देन 100% इक्वल टू कितना? तो दिस वन ये देखो 62.5% अगर इक्विवेलेंट टू 4 लाख है तो 100% कितना हो जाएगा? तो 4 डिवाइडेड बाई 62.5 इंटू 100 करने से जो आंसर आएगा, परसेंटेज में करके देखो, क्योंकि मैंने यहाँ नीचे परसेंटेज लगा दिया तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। और 100 करने से मेरा सेल इसीलिए आएगा बिकॉज अगर 62.5% मेरा वेरिएबल कॉस्ट है तो ऑब्वियसली मेरा उसमें सेल कितना है? 100, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 62.5। ठीक है, तभी तो मेरा सेल का आंसर डिवाइड करने से आ जाएगा, इंटू 100% करो ना, सेम ही आंसर आएगा, 6,40,000। तो मुझे पहला आंसर मिल गया कि मेरा सेल्स कितना होगा। बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया कैसे करके हम लोगों को सेल्स निकालना चाहिए? अच्छा, पहला निकल गया। फिर बोला है फिक्स्ड कॉस्ट, बोलो 22-23 का। तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ऐसे करके भी निकाल सकते हो या किसी और तरीके से भी चाहो तो निकाल सकते हो। सेल्स तो हम लोगों ने अभी अभी निकाला, कितना? 6,40,000। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ये रहा 4 लाख। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं पता है अभी हमें, प्रॉफिट भी नहीं पता। इसका मतलब इससे नहीं होगा, ये फेलियर हो गया। देखो इससे नहीं होगा, क्यों बोलो? क्योंकि 2 मेरा मिसिंग फिगर आ जा रहा है, तो फिर कैसे निकालें? तो कुछ और सोचते हैं। हमें एमओएस दिया हुआ है ना, उससे हम लोग एक्चुअल सेल्स तो निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एमओएस का फिगर भी तो एक दे रखा था, ये देखो हमें एमओएस दे रखा है 21.875%। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स कितना है, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट को रिलेट करता है। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखो तुम लोग भी लिख के देखना, ठीक है, कौन सा वाला हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। अब हम लोग ऐसे निकालेंगे, लिखो एक्चुअल सेल्स इक्वल टू क्या होता है? आज ही हम लोगों ने सीखा ब्रेक इवन सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स अगर मेरा 100% है और ब्रेक इवन सेल्स हम लोग निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कौन सा ले? कोई सा भी ले लो, 21 पॉइंट इस साल का ले लेते हैं, 21.875%। तो इससे मुझे बताओ ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा? 78.125%। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करो, ये इधर लेके आओ तो पता चल जाएगा।
एक्चुअल सेल्स इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो हमें ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 21.875% ये हम लोगों ने नेक्स्ट वाले ईयर का लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा वो निकालते हैं। ये तो परसेंटेज निकाला, सेल्स निकालते हैं। ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालेंगे? 78.125% लगाएंगे कितने वैल्यू के ऊपर? सेल्स के ऊपर। तो सेल्स हम लोग का कितना आया था? अभी अभी 6,40,000 आया था, तो इस पे लगाओ 6,40,000 पे। ये वाला 6,40,000 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग ये नेक्स्ट ईयर का डेटा लिए ना, तो उसी साल का सेल लेंगे तो हमें पता चलेगा। बोलो कितना हो रहा है? 5 लाख। अच्छा, जैसे ही मुझे 5 लाख का सेल्स मिल गया, अब तुम लोग ब्रेक इवन सेल्स का रेशियो फॉर्मूला लगाओ, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो उससे आंसर आएगा। यहाँ पर लिखो फिक्स्ड कॉस्ट ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं पता, वही निकालेंगे। बीईएस निकाला अभी हम लोगों ने 5 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, पीवी रेशियो पता है हमें, ये देखो 37.5%, ठीक है। हम लोग इसी साल के डेटा से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 37.5 ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इससे फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? 1,87,500 रुपीज। अच्छा, मुझे लगता है ना हम लोग का सब आंसर निकल ही गया एक एक करके। देखो सेल्स तो हम लोगों ने निकाल ही लिया था, फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल लिया, ब्रेक इवन सेल्स भी निकाल लिया 22-23 का, ठीक है। तो 22-23 का डेटा लेके करने से भी ब्रेक इवन सेल्स भी मिल जाएगा, पूछा भी था ब्रेक इवन सेल्स, तो लिख लो। इसमें ना कोई रूल्स नहीं है कि इसके बाद ही ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कोई स्टेप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग को बस फाइंड आउट करना है, जो भी फॉर्मूला याद है, जो भी नॉलेज है उसके थ्रू से। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया 2 अननोन फिगर है, तो इससे नहीं होगा, तो ढूंढते रहना पड़ेगा कि किससे होगा। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाए, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।